SKPF अचीवर्स मीट के नाम से जो कार्यक्रम रखा गया है, उसके पीछे प्रेरणा श्री क्षात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन है और श्री क्षात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन के पीछे प्रेरणा श्री क्षत्रिय युवक संघ है। तो पहले हम संक्षेप में ये समझने का प्रयास करें कि श्री क्षत्रिय युवक संघ क्या है। श्री क्षत्रिय युवक संघ की स्थापना आज से 79 वर्ष पूर्व पूज्य तन सिंह जी ने 22 दिसंबर 1946 को की। क्योंकि ये प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है, तो जिस तरह से हम सभी अपने आसपास के वातावरण के प्रति जागरूक जो लोग होते हैं, वो समाज के बारे में चिंतन करते हैं, आसपास के वातावरण के बारे में चिंतन करते हैं, उसके कारणों को खोजते हैं, उसके उपायों पे चर्चा करते हैं, उसके परिणाम क्या हो रहे हैं इन पे भी चिंतन करते हैं। वैसे ही पूज्य तन सिंह जी का चिंतन बचपन से ही इस तरह का प्रारंभ हो गया। और जब वो जोधपुर में पढ़ रहे थे मैट्रिक में, तब पहली बार वो चिंतन प्रकट हुआ और उन्होंने एक लेख लिखा, एक पुस्तक में, एक पत्रिका में। उस लेख का शीर्षक था राजपूतों से द्वेष क्यों। उनके चिंतन का ये आधार था कि एक ऐसी कौम जिसने इस राष्ट्र के लिए पीढ़ियों का बलिदान किया, जिनकी उपस्थिति मात्र से, जिसको हम लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं, कानून और व्यवस्था कहते हैं, उनकी उपस्थिति मात्र से वह व्यवस्था स्थापित हो जाया करती थी। और उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिन्होंने अपनी किसी भी इच्छा को, किसी भी चाह को, किसी भी सुख का कभी विचार नहीं किया और अद्भुत और अद्वितीय त्याग किया, ऐसी कौम से कोई ईर्ष्या और द्वेष क्यों रख सकता है, इस बात का उनके मन में प्रश्न खड़ा हुआ। और प्रश्नों का उत्तर खोजना प्रारंभ किया तो निश्चित रूप से बाहर के कारण भी थे और अंतर के कारण भी थे। संत परंपरा ये कहती है कि व्यक्ति को बाहर के कारणों की बजाय अपने अंदर के कारणों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। और पूज्य तन सिंह जी ने वही मार्ग अंगीकार किया और उन्होंने देखा कि ये जाति जो तोप से, तलवार के बल पे लड़ जाया करती थी और तोप पर तलवार से कब्जा कर लिया करती थी, उस जाति का जो निडरता थी, जो निर्भय था, जो शौर्य था, वह क्षीण हो गया। और वह क्षीण हो गया इसलिए हमारे में पहल करने की शक्ति नहीं रही। रात को हम बातचीत कर रहे थे परिचय के समय कि हमारे में से प्राय समाज में ये चर्चा, और आप लोग सभी जब भी बैठते हैं ऐसी चर्चाएं किया करते हैं कि साहब हमारे में से कोई आदमी बिजनेस करने की हिम्मत क्यों नहीं कर पा रहा, हमारे में से कोई आदमी सिविल सर्विसेज की तैयारी करने की हिम्मत क्यों नहीं कर पा रहा, हमारे में से बहुत सारे लोग चुनाव लड़ने की तैयारी करते हैं लेकिन चुनाव लड़ने की हिम्मत क्यों नहीं कर पाते। तन सिंह जी ने इसका कारण ढूंढा, या आज की परिस्थितियों में अपन देख रहे हैं इसका कारण क्षत्रिय संघ की नज़र में जो है वो है कि हमारे में शौर्य का अभाव है, पहल करने की शक्ति हमारी क्षीण हो गई, जो क्षत्रिय का महत्वपूर्ण गुण हुआ करता था। हमारे में तेज नहीं रहा, प्रभाव हमारा समाप्त हो गया। एक स्थिति ऐसी हुआ करती थी कि हमारी उपस्थिति मात्र से गलत आदमी गलत काम करने से पूरा विचार करता था। हम इसको थोड़ा सा और समझने का प्रयास करें तो हम हमारे बचपन का देखें कि कोई सिगरेट पिया करता था तो सामने दादो साहब को देखकर उसको बुझा दिया करता है। इस तरह का जो प्रभाव था वो प्रभाव हमारा क्षीण हुआ। क्यों प्रभाव क्षीण हुआ? क्योंकि हमारा तेज नहीं रहा, और तेज तपस्या से आता है और तपस्या का बल हमारा समाप्त हो गया। तो उस तपस्या को कैसे जागृत किया जाए, उस शौर्य को कैसे जागृत किया जाए। आप व्यवसाय का रात को बता रहे थे कि लंबे, कोई 10 साल से प्रयास कर रहा है, कोई 12 साल से प्रयास कर रहा है, अथक धैर्य की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारी जाति में वह धैर्य क्षीण हो गया। स्किल, जिसको हम क्षमताएं कहते हैं, वह क्षमताएं हमारी कमजोर हो गई। दान, जो देने का भाव था, बिना किसी अपेक्षा के लोगों के लिए देने का भाव था, वह हमारा समाप्त हो गया। पूरी जनता के प्रति जो हमारा गार्जियनशिप हुआ करती थी, वह गार्जियनशिप हमारी खत्म हो गई। तन सिंह जी ने इन कारणों पे विचार किया, चिंतन किया, और उनका ये मानना था कि हम चाहे बाहर के कितने ही प्रयास करें, किसी की पेड़ के पत्तियों को और फूलों को, टहनियों को सींचने के प्रयास करने की बजाय
इसकी जड़ों को सींचने की आवश्यकता है। इसलिए महत्वपूर्ण काम यह है कि इस जाति में शौर्य, इस जाति में तेज, इस जाति में धैर्य, इस जाति में त्याग, इस जाति में दानशीलता, इस जाति में ऐश्वर्य भाव, इस जाति में दक्षता, इन सब को जागृत करने का प्रयास बहुत ही नीचे के लेवल से, प्रारंभ के लेवल से प्रारंभ करना चाहिए। और उसके लिए उन्होंने एक कार्य योजना प्रस्तुत की जिसका नाम क्षत्रिय योग संघ है। प्राय इस कार्यक्रम के बारे में भी जब तैयारी की बात आई तो कई सीनियर लोगों से बात हुई और उन लोगों का ये था कि आपका आगे की रोड मैप क्या है, आप मीटिंग कर लेंगे उसके बाद रोड मैप क्या है। तो मैंने उनको तो शिष्टतावश कहें ठीक नहीं लगता, लेकिन मन में ये सोचा कि यदि इस जाति के उत्कर्ष का किसी के पास रोड मैप है तो वो है ही क्षत्रिय योग संघ के पास। कि यदि हम प्रारंभ से इनिशियली, यदि हम हमारे को बालक को चाहते हैं कि वह बालक बिजनेस में आए और रिस्क लेकर बिजनेस करना प्रारंभ करे, तो उसमें शौर्य जागृत करना पड़ेगा। वो धैर्यपूर्वक अनवरत रूप से संघर्ष को झेल सके तो उसमें धैर्य जागृत करना पड़ेगा। वह विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों को सहन कर सके तो उसमें तेज जागृत करना पड़ेगा। और क्षत्रिय योग संघ इन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रशिक्षण का काम करता है। इसलिए क्षत्रिय योग संघ का कार्यक्षेत्र आप जैसे वय वाले, उम्र वाले लोग नहीं होते, बल्कि विद्यार्थी होते हैं। इसलिए क्षत्रिय योग संघ जो मूल रूप से क्षत्रिय योग संघ का काम करते हैं, उनको ऐसे कार्यक्रमों बुलाते हैं तो थोड़ा असहज महसूस करते हैं, क्योंकि उनका काम जो है, उनको आनंद भी किस में आता है, उन बच्चों के साथ जो नई पौध आ रही है हमारे समाज की, उसके साथ आता है। और उसमें कैसे तेज जागृत किया जाए, उसमें कैसे शौर्य जागृत किया जाए, उसमें कैसे धैर्य जागृत किया जाए, उसमें कैसे कष्ट सहिष्णुता जागृत की जाए, इस विषय पर काम करता है। इसके लिए क्षत्रिय योग संघ प्रशिक्षण शिविर लगाता है, शाखाएं लगती है। प्रतिदिन 1 घंटा उस युवा पीढ़ी को जो क्षत्रिय योग संघ से संपर्क में आए उनको उसी प्रशिक्षण से गुजारा जाता है। 4 दिन का शिविर लगता है, 7 दिन का शिविर लगता है, 15 दिन का शिविर लगता है। और इससे भी आगे क्षत्रिय योग संघ ये सोचता है कि इसी पीढ़ी को नहीं, आने वाली पीढ़ी के बारे में भी चिंतन करना प्रारंभ करना चाहिए। और उस आने वाली पीढ़ी के बारे में चिंतन करने के लिए जो नई पीढ़ी की माताएं बनने वाली हैं, नई पीढ़ी के जो पिता बनने वाले हैं, उनका जीवन चरित्र कैसे हो, जिससे उनके घर में अच्छी आत्माओं का अवतरण हो और वो फिर हमारी इस जाति को उत्कर्ष की ओर ले जा सकें। इस तरह का दंपति शिविर लगते हैं, इसके लिए बच्चियों के शिविर लगते हैं। इस तरह से लगातार पूरे वर्ष अनवरत रूप से यदि किस समाज में कोई संस्था काम कर रही है, जैसे अभी अपन बात कर रहे हैं, आज के दिन ही महोबा में 2 शिविर खत्म हो रहे हैं क्षत्रिय योग संघ के। 12 तारीख से अभी उदयपुर में एक 7 दिन का शिविर प्रारंभ हो रहा है। 9 तारीख से एक जालोर में लड़कों का शिविर प्रारंभ हो रहा है। मई के प्रारंभ में पहले सप्ताह में एक शिविर लग रहा है, 9 मई के आसपास एक शिविर लग रहा है। और उसके बाद 18 मई से जो पूरा 1 वर्ष के दौरान जो सबसे बड़ा शिविर होता है, वह भी उदयपुर में 18 से 29 मई तक लग रहा है। और उसके बाद में फिर लगातार जुलाई से लेकर शिविरों की श्रृंखला प्रारंभ होगी। जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं जब होती हैं दिसंबर तक, तब तक रेगुलर चलेगी, फिर 1-2 महीने का बीच में गैप आता है। इस तरह से लगातार नई पीढ़ी को संस्कारित करने के लिए, नई पीढ़ी को इन संस्कारों से, शौर्य का संस्कार, धैर्य का संस्कार, तेज का संस्कार, त्याग का संस्कार, बलिदान का संस्कार, ईश्वरीय भाव का संस्कार, इन सब संस्कारों से सिंचित करने का काम कर रहा है। लेकिन इसी बीच क्षत्रिय योग संघ के जो वरिष्ठ लोग हैं और कुछ समाज के लोगों के बारे में से साथ अनवरत चिंतन जारी रहा कि क्षत्रिय योग संघ और क्या करे लोगों की, क्योंकि जो कुछ करने वाला होता है उससे समाज की अपेक्षाएं ज़्यादा होती है। आज कोई भी बात होती है, महावीर सिंह साहब यहाँ विराजे हैं, आप में से अनेक लोगों ने जाके कहा होगा साहब सरकार में ये काम नहीं हो रहा। अब क्षत्रिय योग संघ कितना कर पाता है ये अलग विषय है, लेकिन अपेक्षा, क्योंकि जो कुछ कर रहा होता है उससे समाज की, घर में जो बड़ा बेटा करने वाला होता है उससे परिवार की अपेक्षा होती है, तो जो कर रहा होता है उससे अपेक्षाएं जागृत होती है। और इसलिए विभिन्न तरह की अपेक्षाओं पे भी प्रारंभ क्षत्रिय योग संघ ने अपनी क्षमता के अनुसार हल्का हल्का प्रारंभ किया, अपने मूल काम को छोड़े बिना। कि जैसे बालिका शिक्षा की बात आई तो लगातार जहां भी जाते थे कि साहब बालिका शिक्षा नहीं है, बालिका शिक्षा नहीं है। तो भगवान सिंह साहब जो क्षत्रिय योग संघ के संरक्षक हैं, दिन में उनके दर्शन करने का अपने को अवसर मिलेगा, तो उन्होंने ये कहा कि बातें ही कब तक करते रहेंगे, हमारी तरफ से जो शुरू हो सकता है वो हम कर दें।
और सीकर में एक बालिका छात्रावास और बालिका स्कूल प्रारंभ किया। इतनी ही क्षमता थी क्षत्रियुग संघ के पास, इतना स्पेयर मटेरियल था, इसलिए उनको उसमें लगाया और काम प्रारंभ हो गया। इस तरह से अलग अलग विषयों पर लगातार समाज की आवश्यकता अनुसार जितनी क्षत्रियुग संघ के मूल काम को डिस्टर्ब किए बिना जितनी क्षमता बनती है उतना काम करते हैं। और वैसा ही एक प्रयोग है श्री क्षात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन। श्री क्षात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन का भी एक पूरी योजना बनाकर क्षत्रियुग संघ ने दी। वह योजना क्या है, उसमें उद्देश्य उसका ये रखा गया कि जो क्षत्रियुग संघ के संस्थापक हैं माननीय पूज्य तन सिंह जी, क्षत्रियुग संघ बाड़मेर और जैसलमेर से जो सांसद रहे, उनकी विचारधारा के अनुसार उन्होंने जो दर्शन दिया समाज को, उस दर्शन के अनुसार जो समाज की पॉजिटिव एनर्जी है, जैसे हम प्राय देखते हैं कि जब भी बात करते हैं कि साहब राजनीति में अब राजपूतों का क्या लेना देना, हम तो आउट हो गए, कि साहब नौकरी कहाँ मिलती है, अब तो आरक्षण है, कि साहब व्यवसाय में कहाँ राजपूत है, व्यवसाय में तो सब बनिए जाते हैं। प्राय हम बात करते ही हर विषय को नकार देते हैं। तो ये नकारने की बजाय जो स्वीकार करने वाली ऊर्जा है समाज में, ऐसे जो लोग हैं जो आगे होकर पहल होकर पॉजिटिवली काम करना चाहते हैं, ऐसे सब लोगों को संपर्क करके उनको संगठित करके और उनके माध्यम से समाज में पॉजिटिव एक्टिविटी बढ़ाई जाए, पॉजिटिव क्रियाशीलता, सकारात्मक क्रियाशीलता बढ़ाई जाए, इस दृष्टिकोण के साथ क्षात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन बनाया गया। और उसके लिए उसको 6 काम दिए गए कि इन 6 विषयों पर आपको काम करना है। उसमें पहला विषय जो है वो तो जो मैंने प्रारंभ में बताया कि बहुत सारे लोग, जैसे आप में से अधिकांश लोग ऐसे हैं जिन्होंने बचपन में कभी क्षत्रियुग संघ के संपर्क में नहीं आए, और अधिकांश लोग समाज में ऐसे हैं जो बचपन में संघ के संपर्क में आए लेकिन परिस्थितिवश, नौकरीवश, रोजगार के कारण किसी न किसी कारण से निरंतर नहीं रह पाए, और अब इतना बड़ा गैप हो गया कि एक वापस जुड़ने में थोड़ा सा उनको असहजता लगती है कि बचपन में गए थे, अब कैसे वापस जाएं, और अब तो हम बड़े हो गए। तो ऐसे लोगों को किस तरह से वापस क्षत्रियुग संघ से कनेक्ट किया जाए, और जो नए लोग हैं जो बहुत पॉजिटिव हैं लेकिन बचपन में संघ से संपर्क में नहीं आए, लेकिन अब वो कैसे उपयोगी हो सकते हैं संघ के दृष्टिकोण से, तो ऐसे सभी लोगों को क्षत्रियुग संघ की विचारधारा से, क्षत्रियुग संघ के दर्शन से परिचित करवाना पहला काम रखा गया। दूसरा विषय इसका रखा गया कि हमारे समाज में सामान्यतः एक दृष्टिकोण है कि भारत की जो नई व्यवस्था आई, जो भारत का जो संविधान बना, और उस संविधान के अनुसार जो नई व्यवस्था भारत में बनी, वह व्यवस्था हमारे खिलाफ बनी। एक सामान्य राजपूत का दृष्टिकोण यह है, और उसका परिणाम यह है कि इस व्यवस्था को वो अपना नहीं मानता। आप देखें, यदि आप सभी गांव से संपर्क में रहते हैं, आप देखेंगे कि आपके गांव में किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेना होगा तो एससी का व्यक्ति सबसे पहले फॉर्म भरता है। क्यों भरता है? कि उसको ये लगता है कि ये व्यवस्था हमारे बाबा साहब लेके आए थे और हमारे लिए लेके आए, हमें इसका लाभ लेना है। माइनॉरिटी का कोई व्यक्ति होगा तो वो सबसे पहले उस योजना का लाभ लेने की कोशिश करेगा। जितनी भी सरकारी योजनाओं के फॉर्म भरे जाते हैं उनमें एससी का व्यक्ति सर्वाधिक भरेगा, या फिर अल्पसंख्यक व्यक्ति होगा, मुसलमान होगा, वो सर्वाधिक भरेगा, क्योंकि उसको लगता है कि ये व्यवस्था हमारी है, इससे हमारे को लाभ लेना है। और हम सिरे से ही पहली प्रतिक्रिया ही हमारी ये होती है कि व्यवस्था हमारी नहीं है, और उस कारण से जब हमारी नहीं है तो उससे जो मिलने वाला लाभ है उसके प्रति हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण बनता ही नहीं है, और बनता नहीं है इसलिए हम उसका लाभ भी नहीं ले पाते। तो क्षात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन ने उनको क्षात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन को दूसरे बिंदु के तहत ये काम सौंपा गया कि हम समाज में ये भाव पैदा करें कि ये व्यवस्था जो है, ये व्यवस्था भी हमारे पूर्वजों ने जो जिन मूल्यों के लिए जीवन जिया, उन्हीं मूल्यों को स्थापित करने के लिए काम कर रही है। व्यवस्था को काम करने वाले लोग उस स्तर के नहीं आए, इसलिए व्यवस्था उस तरह से काम नहीं कर पाई। यदि उस व्यवस्था को चलाने वाले हमारे लोग होते जो उन मूल्यों को मानने वाले थे तो शायद ये व्यवस्था और ढंग से लागू हो सकती थी, लेकिन क्योंकि हमने स्पेस खाली कर दिया इसलिए कम योग्य लोगों के हाथ में ये सिस्टम आया, और कम योग्य लोगों के हाथ में सिस्टम आया तो उन्होंने उसको इसी तरह से गवर्न किया, और उस कारण से विकृति पैदा हुई। विकृति व्यवस्था में नहीं है, विकृति व्यवस्था के लोगों को, व्यवस्था को लागू करने वाले लोगों के दिमाग में है। इसलिए यदि स्वस्थ दिमाग के लोग आ जाएंगे तो ये व्यवस्था भी ढंग से चलनी प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए हमें इस व्यवस्था को अपना मानकर, क्योंकि ये भारत का संविधान संप्रभुता की बात करता है, हमारे पूर्वज हमेशा संप्रभुता के लिए लड़ते रहे। भारत का संविधान समानता की बात करता है,
वीपी सिंह जी से ज्यादा समानता की बात कौन कर सकता है इस राष्ट्र में? और उससे पहले हमारे पूर्वजों को देखें, भारत का संविधान स्वतंत्रता की बात करता है, स्वतंत्रता के आइकॉन ही प्रताप है। भारत का संविधान बंधुत्व की बात करता है, मनुष्य की क्यों? हम लोगों की तो स्थिति यह थी कि हमने तो पशु पक्षी को भी अपना अंग माना। तो ये जो जीवन मूल्य जो भारत के संविधान में स्थापित करने का प्रयास किया गया है, वो सभी हमारे पूर्वजों के जीवन मूल्यों से लिए गए हैं। ये बात आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन करता है। और इसके लिए छोटी छोटी बैठकें करना, लोगों से मिलना, माउथ पब्लिसिटी करना, ऐसे लोगों को कहना कि आप जहाँ भी बैठो इस तरह की पॉजिटिव बात करनी प्रारंभ करो। और इसी के तहत इस वर्ष जो छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन का स्थापना दिवस था, क्योंकि ये भारत का संविधान का अमृत महोत्सव चल रहा है, 75 वर्ष पूरे हुए हैं, तो हमने छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन के स्थापना दिवस को भारतीय संविधान और क्षात्र धर्म इस विषय को लेकर बनाया। और पूरे राजस्थान में लगभग 40 जगह अलग अलग जगह कार्यक्रम किए और लोगों को यह समझाने का प्रयास किया कि ये संविधान हमारा है, इसको हमारे को गवर्न करना है, हमें समझना है और उसके अनुसार इसमें काम करना है। तीसरा बिंदु जो है वो इस दूसरे बिंदु के पूरा होने पे संभव हो पाता है कि जब हम इसको अपना मानना प्रारंभ करेंगे तो इसके लाभ क्या हो सकते हैं, उनके बारे में सोचना प्रारंभ करेंगे कि इस संविधान के अनुसार, इस व्यवस्था के अनुसार कौन कौन सी सरकारी योजनाएं, अभी विराजे थे गिरी बना, आप फरमा रहे थे कि सोलर में इतना सारा काम हो रहा है और हम लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। तो ये कब इन्वॉल्व हो पाएंगे? जब ये मानना शुरू करेंगे कि सोलर भी हमारे लिए ही है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं कि जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम प्राय आजकल एक ट्रेंड चला है कि हम प्राय एक मैसेज डालते हैं कि साहब आपके इस भला फला व्यक्ति की मृत्यु हो गई और इसके परिवार में कोई करने वाला नहीं है, ये इसका बैंक खाता है, और व्हाट्सएप ग्रुप में उसको वायरल करते हैं कि आप इसमें पैसा जमा कराओ। छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन कहता है उसका पालनहार योजना का फॉर्म भरवा दो। तो पालनहार योजना का फॉर्म भरवाएंगे तो विधवा पेंशन तो आती है 5,000 8,000 जो भी आती है, और उनके 2 बच्चों को जब तक वो 18 साल के होंगे तब तक प्रति माह 2,000 रुपए के हिसाब से मिलेंगे। तो 4,000 रुपए वो आ रहे हैं महीने के, और शायद अनुमान मुझे पक्का पता नहीं है लेकिन इतनी राशि है, और विधवा कम से कम 8-10 हज़ार रुपए तो उसके घर में सरकार से आना शुरू कर देंगे। और वो 18 साल तक आएंगे, जितने 18 साल तक देने की पोजीशन हम नहीं करेंगे, हम उसमें चंदा इकट्ठा करके एक बार दे देंगे जो वो खर्च करके खत्म कर देंगे। तो ये छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन तीसरे बिंदु के तहत ये समझाने का प्रयास करता है कि सरकार की इतनी सारी योजनाएं, कुसुम योजना क्या है, ये तारेंद्र जी बैठे हैं कि इन्होंने कुसुम योजना के तहत बारम्बार खुद का सोलर का वो लगाया अपने खेत में। तो इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम जो हैं उनके बारे में कोई एक एक जाके समझाता नहीं है छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन, लेकिन इस तरह की भूख प्राय छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन का बताते समय ये समझाने का प्रयास करते हैं कि गाड़ी चलती पेट्रोल से है या डीजल से है, लेकिन गाड़ी शुरू बैटरी से होती है। इग्निशन जो होता है वो चाबी घुमाने से होता है। छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन केवल इग्निशन का काम करता है, बाकी सब काम करने की बजाय ये भूख हमारे समाज में जागृत हो जाए। इसी तरह से टूल्स हैं कि पीएलआई क्या है, ओरण की जैसे बात कर रहे थे, एक तो हम आंदोलन करें ओरण के लिए, या फिर हमारे गांव में यदि गोचर भूमि है और उसको सरपंच अवैध रूप से काट रहा है तो हम वो जनहित याचिका लगाएं। तो ये चीजें समाज के लोगों को समझाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम करता है। चौथा बिंदु जो है वो उससे संबंधित या आज वाला कार्यक्रम भी है कि हमारे समाज में बहुत सारी ऊर्जा पड़ी है, ई मित्र संचालक से लेके और आईएएस तक, गांव में अखबार का एजेंसी, होकर की एजेंसी से लेके और बड़े बिजनेसमैन तक हमारे समाज में ऊर्जा है। लेकिन हम ये मानते हैं, प्रारंभ में नकार देते हैं कि हमारे समाज में कहाँ साहब राजनेता है, हमारे समाज में कहाँ अफसर हैं, हमारे समाज में कहाँ व्यवसायी हैं। इस तरह की सोच होती है। छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन कहता है कम है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दूसरों से हम कम है। यदि ढूंढें तो राजस्थान में शायद 10-12 आईपीएस ही होंगे राजपूत। रतन सिंह जी इतने ही हैं? कम है, इससे भी कम है। 8 या 9 आईपीएस हैं पूरे राजस्थान में राजपूत, जिनमें बाहर से यूपी के शहर जो आए हुए हैं वो भी सब शामिल हैं। तो हम कहें कि साहब रोना रोते रहें कि साहब हमारे तो इतने ही हैं, इतने ही हैं, या उसकी बजाय उन 8-9 की ऊर्जा को कैसे चैनलाइज करके समाज के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है, इस विषय पे काम करें। तो ये चौथे बिंदु के तहत, इसमें न्यूनतम से आप शायद उस कड़ी का कितना महत्व समझते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन ई मित्र संचालक जो होता है
आपके यहाँ हरियाणा में, यूपी में क्या कहते हैं मुझे शायद जानकारी नहीं, लेकिन हमारे राजस्थान में उसको ई मित्र संचालक कहते हैं, कि गांव में जितनी भी सरकारी योजनाओं के फॉर्म भरे जाते हैं वो उस ई मित्र सेंटर के माध्यम से भरे जाते हैं। और वो इतनी महत्वपूर्ण कड़ी है कि जितनी भी सरकार की कार्रवाई होगी वो सब उस ई मित्र सेंटर पे जाके फॉर्म भरवाना पड़ेगा, जीवन से लेके और जन्म प्रमाण पत्र से लेके मृत्यु प्रमाण पत्र तक के बीच में जितने भी काम है, यदि आपको सरकार से संबंधित काम है तो आपको अप्लाई कहाँ करना पड़ेगा? ई मित्र संचालक के पास जाकर करना पड़ेगा। और आप देखेंगे कि हर गांव में एक एससी का ई मित्र संचालक होता है। उनको किसी ने ऑर्गेनाइज रूप से नहीं किया है, लेकिन आप यदि गांव से जुड़े हुए तो आप देख लें, आपके हर गांव में एक ई मित्र संचालक एससी का होगा। कोई ना कोई मुसलमान, यदि मुसलमानों का गांव है तो जरूर ई मित्र संचालक होगा। और हमारे कोई पूरी तहसील में ढूंढते हैं तो 5-7 मिलते हैं। तो ठीक है 5-7 भी हैं, लेकिन उन 5-7 लोगों को भी कैसे उपयोग किया जा सकता है? उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिले वाइज, उनसे क्या सहयोग मिल सकता है वो किया। कोई किसी के ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने में तकलीफ आ रही है तो उस ग्रुप में डाल देते हैं, वो उससे कनेक्ट होता है, वापस बताता है, उसको गाइड करता है। जैसे कल एक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने के 5-6 कैंप हम जैसलमेर में लगा रहे हैं। 2-3 गजटेड ऑफिसर साथ बैठ जाएंगे, जो टीचर्स हैं, व्याख्याता हैं, एक ई मित्र संचालक वाले को साथ बिठा लिया, पटवारी कोई हमारे समाज का है तो उसको साथ बिठा लिया, और वहीं उनके फॉर्म भर के और हाथों हाथ अपलोड कर रहे हैं। तो ये सब काम चौथे बिंदु में जो हमारे अलग अलग, आप जैसे अखबार में हमारे नागौर की जो हमारी टीम थी उसके सामने प्रश्न खड़ा हुआ बार, बस हमारे तो अखबार में न्यूज ही नहीं छपती, क्या करें? हमारा कोई है ही नहीं अखबार में। कोरोना का समय था तो हमने यूं ही चर्चा करी कि कोई तो होगा, ढूंढें। तो ढूंढने का प्रयास किया तो एक दैनिक नवज्योति अखबार निकलता है अजमेर से, उसके सर्कुलेशन इंचार्ज राजपूत मिल गए। तो उनसे संपर्क किया और उन्होंने कहा कि जितने अखबार बांटने की एजेंसी नागौर में उन सब के नंबर मेरे पास है, राजपूत कौन कौन है मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने हमारे को लिस्ट दी, उनकी एक गूगल मीट करी, क्योंकि कोरोना में फिजिकल मीटिंग करनी संभव नहीं थी, बातचीत करी, और बातचीत करके उन्होंने कहा कि आपका कोई भी खबर हो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना दो, उसमें डाल दिया करो, हम अपने आप लगाएंगे, हमारी ड्यूटी है। तो वो ऊर्जा पड़ी थी। नागौर जैसे जिले में भी कम से कम 15-20 लोग इस तरह के थे जो पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। और उन लोग, आज ये समस्या है कि कोई भी अखबार में खबर छपनी नागौर में हमारे लिए समस्या नहीं रही। तो छोटे से छोटे विषय से लेके, और आप जो टॉप लेवल के बिजनेसमैन यहाँ विराजे हैं, उन तक की कड़ी को जितनी क्षमता छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन की है उसके माध्यम से उनको कनेक्ट करके और आपस में वो किस तरह से समाज के लिए उपयोगी हो सकते हैं, इस विषय पे चौथे बिंदु में काम करते हैं। 5वां बिंदु विविध है, कि जिसमें शिक्षा भी है, रोजगार भी है, रूढ़ियाँ हैं, इतिहास के संरक्षण वाली बात है। इस तरह के बहुत सारे विषय जो समाज में बार बार उठते रहते हैं, इन विषयों पे पॉजिटिवली किस तरह से काम किया जा सकता है जिससे न्यूनतम ऊर्जा खर्च करके, एक हमने लाइन बनाई कि छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन का काम करने का तरीका क्या होगा, कि न्यूनतम ऊर्जा खर्च करके अधिकतम लाभ कैसे लिया जा सकता है। कि एक तो मान लो हमारी छतरी टूट गई, उसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाए, या फिर 2-2, 4-4 आदमी जाके प्रशासन को ज्ञापन देना प्रारंभ करें और उस तरह का माहौल बनाएं और उससे पॉलिटिकल लोग बोलना शुरू हो जाएं और उससे वो हमारा मुद्दा बड़ा बन जाए। तो इस तरह के अलग अलग विषयों पे काम, जैसे रोजगार वाला विषय है तो रोजगार वाले विषय पर कोई बहुत ज़्यादा काम तो नहीं हुआ, लेकिन कनेक्ट कैसे करवा सकें जो रोजगार पाने वाले लोग हैं और जो रोजगार देने वाले लोग हैं, उनका प्लेटफॉर्म कैसे बन सके, इस पर छोटा मोटा काम हुआ। शिक्षा के बारे में जैसे कोचिंग की बात आई तो हमारे कुछ ऑफिसर्स यहाँ विराजे हैं, उन लोगों ने हिम्मत करी कि आप 100 बच्चे हमारे को छांट के दो, हम जयपुर में उनको फ्री में कोचिंग करवाएंगे, 25 को तो बिल्कुल फ्री कराएंगे, बाकी कुछ के कंसेशन करेंगे। तो एक एग्जाम आयोजित किया, राजस्थान भर से फॉर्म भरवाए, उनकी परीक्षा ली, उनमें से 100 बच्चों को छांटा और उन 100 बच्चों को फिर उनको सुपुर्द किया और उन्होंने उनको कोचिंग करवाई। जैसे प्रकाश सिंह जी यहाँ विराजमान है, इन्होंने एक ऐप बनाया, विनकम्पेट नाम से एक ऐप बना हुआ है जिसमें लगभग 5 लाख क्वेश्चंस का बैंक है। तो उस ऐप से हमारे जो तैयारी करने वाले लोग हैं उनको कनेक्ट करवाया कि भाई आप इसके माध्यम लगातार उसमें ये परीक्षाएं लेते रहते हैं, टेस्ट सीरीज चलती रहती है, तो आप उस टेस्ट सीरीज को, तो ऐसे छोटे छोटे प्रयास जितनी हमारी क्षमता थी इस विषय पे रेगुलर किए। बड़ा विषय है, लेकिन इस जैसे अभी ये छतरी वाला जब विषय आया कोटा वाला, तो इस बार ये सोचा कि चलो ये छतरी 500 साल पुरानी छतरी, और वो भी पुरातत्व विभाग के संरक्षित स्मारकों में नहीं थी, तो फिर इस बार ये सोचा है कि ऐसे कौन कौन से ऑर्नामेंट्स और हैं जो संरक्षित स्मारकों की सूची में नहीं है, उनको छांटा जाए। तो यहाँ स्टेट के जो ऐसे संरक्षित स्थलों की सूची है,
सेंटर के ऐसे संरक्षित स्थलों की सूची है, वो सूची निकलवाई। उस पर अभी काम हम प्रारंभ नहीं कर पाए, लेकिन इस वर्ष ऐसा विचार है कि एक एक जिले में एक एक को लेके और उसके बारे में सरकार से बातचीत करना प्रारंभ करें, और वो एक माहौल बना, एक बार माहौल बना देंगे तो फिर सब लोग करना प्रारंभ कर देंगे। खेल कूद की जैसे बात आई कि प्राय ऐसे कहते हैं कि साहब हरियाणा में जैसे खेल का माहौल है वैसा राजस्थान में नहीं है, तो इस बार अब ये सोचा है कि जुलाई में पूरे राजस्थान में एक खेल प्रतियोगिता, जहां जहां छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन का काम है, जिला लेवल पे एक शायद खेल प्रतियोगिता आयोजित की जाए, और फिर स्टेट लेवल पे बहुत कम जिनमें बिना खर्चे वाले खेल हैं, एक बार उससे शुरू किया जाए। 2-3 साल करेंगे तो माहौल बनेगा, दूसरे लोग भी करना शुरू कर देंगे और खेलों का माहौल गाँव तक बनना प्रारंभ हो। इस तरह का काम, इस तरह से जो समझ में आता है उस पर छोटा छोटा काम करना प्रारंभ कर देते हैं। और अगला बिंदु जो है वो है अन्य समाजों के साथ हमारा संवाद कैसे हो, कि प्राय ये एक दूरी सी बन गई कि हमारे समाज के बारे में लोग अनावश्यक रूप से खूब सारी, मतलब प्राय एक बात कहते हैं कि हमारा समाज खरबूजा हो गया, चाहे चाकू हमारे पे गिरे या हम चाकू पे गिरे, कटते हम ही हैं। हर कोई भी छोटा मोटा मुद्दा लगा कर लेके और हमारे खिलाफ माहौल बनाना प्रारंभ कर देता है। तो उसका उपाय क्या किया जाए, तो उस विषय पे छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन ने ये पहल करनी प्रारंभ करी कि ऐसे जो लोग हैं जो दूसरे समाजों में भले लोग हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, उन लोगों से संपर्क करना प्रारंभ किया जाए और उनके साथ संवाद करना प्रारंभ करें। यदि हमारा उनसे संवाद रहेगा तो अब कभी ऐसा कोई मुद्दा आएगा तो कम से कम उनसे बात करने की पोजीशन में रहेंगे कि ये बात सही नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि जालोर में हमने इस तरह का संवाद प्रारंभ किया, तो जालोर में एक मटकी कांड हुआ था 2000 शायद 2-3 साल पहले, आप लोगों की जानकारी हो तो, बड़ा हुआ था। और आपको आश्चर्य होगा कि उस मटकी कांड के खिलाफ सबसे पहले पॉलिटिकल बयान देने वाला व्यक्ति एससी का विधायक था, जोगेश्वर जी गर्ग। उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि ये सब, और वो जालोर के विधायक थे, कि ये सब गलत है, ऐसा नहीं हुआ है, ये प्रोपेगेंडा है। क्यों हुआ? क्योंकि उन जोगेश्वर जी गर्ग से लगातार छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन और क्षत्रिय संघ का संवाद था। अनेक कार्यक्रमों में हमने उनको बुलाया, तो उनके समझ में आया हुआ था, और उस प्लेटफॉर्म का, उस संवाद का परिणाम ये हुआ कि उन्होंने इस तरह का, इसी तरह से जो बाड़मेर में इस तरह की घटना हुई, तो वो एक नाम आपके वो मित्र को भोजाराम, क्या वो बोध, ठीक है ना, वो एक ग्रुप है पूरा का पूरा, कार्यक्रम किया तो वो आना शुरू हुए, भगवान सिंह साहब के पास आए, भगवान सिंह साहब को भी उनके कोई बौद्ध स्मारक बनाया, उसमें लेके गए, संवाद प्रारंभ हुआ। तो बाड़मेर में कोई घटना हुई, वो भोजाराम बोध बोल गए कि नहीं नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं किया, राजपूतों ने ऐसा नहीं किया। तो ये कब हुआ? जब उनसे हमारा संवाद स्थापित हो। इवन जाटों से, विश्नोइयों से, मुसलमानों से, सभी से। जोधपुर में ऐसे 2-3 कार्यक्रम किए जिसमें विश्नोइयों से और जाटों के साथ बैठकर बातचीत करी। बाड़मेर में ऐसा कार्यक्रम किया जिसमें जाटों और विश्नोइयों को बुलाया और उनके साथ बैठकर बात करी। बीकानेर में ऐसा कार्यक्रम किया जिसमें मुसलमानों के साथ बात करी। संघ शक्ति में एक ऐसा कार्यक्रम किया जिसमें जो हमारे को बहुत गालियां देते हैं, एससी के चिंतक जो अपने आप को मानते हैं, लगातार हमारे खिलाफ लिखते हैं, उन सबको बुलाया और बुलाकर 2-3 घंटे तक उनके साथ चर्चा करी, उनके साथ भोजन किया। तो कम से कम उनकी हमारे खिलाफ जो धार थी वो धार थोड़ी कुंद हुई। ये राजू बनार, सुरेंद्र सिंह जी, इन्होंने ऐसा प्रयास किया और वो अच्छा उसका परिणाम निकला, एक संवाद बना। तो छठे बिंदु में इस तरह के अलग अलग कार्यक्रम लगातार छोटे छोटे स्तर पर चलते रहते हैं। ये छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन की मोटी मोटी योजना है। अब ये जो कार्यक्रम है इसकी क्या भूमिका है, तो इस पर, इस विषय में पहले हमने एक इकोनॉमिक फोरम बनाकर एक कार्यक्रम प्रारंभ किया, और 2-3 साल पहले एक बड़ा कार्यक्रम 400 लोगों का, जैसे रात को पराक्रम बता रहे थे, 400 लोगों का एक बड़ा, सब बिजनेसमैन को बुलाए पूरे राजस्थान भर से, दिल्ली से भी लोग बता रहे थे आप, और उसमें 5,000 रुपये हमने फीस रखी। शायद पहला कार्यक्रम होगा जिसमें फीस देकर समाज के कार्यक्रमों में लोग आए, और वो पूरे दिन का कार्यक्रम रहा। उसके बाद कुछ लोगों की इनके जोश आया और उन्होंने कहा कि हम रेगुलर इस तरह कार्यक्रम करेंगे। तो पराक्रम बना रहे महेंद्र साहब, ये 25-26 लोगों का, भाई साहब चित्रांगदा भाई साहब विराजे हैं यहाँ पर, 25-26 लोगों का एक ग्रुप बना, और इन्होंने कहा कि हम लगातार इस तरह का आपस में संवाद करेंगे। और इन्होंने कुछ पैसा भी जमा कराया कि हम बार बार पैसे इकट्ठे नहीं करेंगे, हमारा ये पैसा इकट्ठा करने इसको ही खर्च करके, वो पैसा था इसलिए हमने हिम्मत कर ली। हालांकि बॉबी बना ने हमारी हिम्मत को और ज़्यादा आगे बढ़ा दिया कि कोई आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो था इसलिए हमने हिम्मत की कि इस तरह का कार्यक्रम कर सकते हैं। इसी तरह से ऑफिसर्स का एक कार्यक्रम किया यहाँ जयपुर में, और आपको आश्चर्य होगा कि 700 गजेटेड ऑफिसर्स उस कार्यक्रम में आए। हमारा रजिस्ट्रेशन करवाया पूरे राजस्थान से, तो प्रारंभ किया था तो हमें लगा था कि 200-300 लोग अधिकतम होंगे गजेटेड ऑफिसर राजस्थान में, लेकिन पूरा जब हमने बनाया तो 1100 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया,
और उस कार्यक्रम में 700 लोग आए, जिसमें ये प्रकाश सिंह जी जो यूपी के डीजी थे पहले, वो भी पधारे थे, अजीत सिंह साहब जो डीजी राजस्थान थे वो भी पधारे थे, जो जज थे अपने करणी सिंह जी, आर.एस. राठौड़ साहब, पहले सीनियर जो लोग थे वो आए, उनका मार्गदर्शन मिला। उसी दौरान ये चलते चलते उसी समय ये आया था कि ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन, इनका एक कंपाइल करके एक कार्यक्रम हो, जिसमें उनके साथ एक, जैसे मेरिट वाली जो पिछला कार्यक्रम था उसकी मैंने आपको निवेदन किया कि 3-4 घंटे साथ बैठे हो, रवाना हो गए, तो उसके कारण से वो कोई परिचय ढंग से नहीं हो पाया। इसलिए ये तय किया कि एक कार्यक्रम ऐसा किया जाए जिसमें सब साथ बैठें और 2 दिन तक साथ रहें, और उसी के सोच के तहत ये SKPF अचीवर्स मीट के नाम से कार्यक्रम प्रारंभ किया। ये पहला कार्यक्रम है, आप लोग हैं, कल अपन बात करेंगे कि इसको कैसे कंटिन्यू करना है, नहीं करना है, आगे करना है, वो सब लोग कल अपने अनुभव की बात करेंगे, तब होगा। इसकी थॉट क्या है पीछे, उसके ये 5 शब्द हैं। पहला है संपर्क, कि हम सब लोगों का आपस में, जो हमारे समाज के बिजनेसमैन हैं, हमारे समाज के जो पॉलिटिशियन हैं, हमारे समाज के जो ऑफिसर्स हैं, उनका आपस में संपर्क बने, आपस में बिजनेसमैन का भी संपर्क बने और पॉलिटिशियन और ऑफिसर्स से भी संपर्क बने, ऑफिसर्स का भी संपर्क बने और ऑफिसर्स का पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन से संपर्क बने। इसी तरह से ब्यूरोक्रेट्स का भी आपस में भी संपर्क बने और दूसरे दोनों से भी उनका संपर्क बने। संपर्क बनाने के लिए साथ बैठें, साथ बैठेंगे तो आपस में समझ डेवलप होगी, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि कौन व्यक्ति क्या सहयोग कर सकता है, कौन व्यक्ति अपना कितना योगदान दे सकता है। इस तरह की समझ डेवलप होगी, और जब समझ डेवलप होगी तो एक दूसरे का सहयोग करना प्रारंभ करेंगे, और जब सहयोग करेंगे एक दूसरे का तो सशक्त बनेंगे, सशक्तिकरण होगा, और सशक्तिकरण होगा तो आप सेवा करने की बात कर पाएंगे। इसलिए आप डरे नहीं। प्राय आप बिजनेसमैन हैं, उनके पास कोई ना कोई समाज के काम से आता है तो चंदा लेने आता है, सहयोग मांगने आते हैं। क्षात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन आपसे चंदा लेने नहीं, आपको शक्तिशाली बनाने की सोच रखता है, और आप शक्तिशाली बन गए तो आपका चंदा कहीं जाने वाला नहीं है। जब भी, जैसे बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं कि जब भी क्षत्रिय संघ का कार्यक्रम हुआ बड़ा, तो स्वेच्छा से उन्होंने सहयोग किया और लाखों रुपए आए और आराम से काम हो गया। हमारे को ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम, जैसे यही कार्यक्रम है, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम क्षत्रिय संघ ने किए। जब प्रारंभ करते हैं तब यूँ लगता है कि पैसा कहाँ से आएगा, तो लगता है इतना सा पैसा पड़ा है, हम इससे शुरू कर देंगे। और जब कार्यक्रम होता है तो जो पहले पड़ा था वो पड़ा रह जाता है, उसको छेड़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, समाज सहयोग कर देता है, काम हो जाता है। इसलिए मांगने नहीं आया है क्षात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन। आप सब लोगों को साथ बिठाने का उद्देश्य ये नहीं है, आप सब लोगों को साथ बिठाने का उद्देश्य है कि आपका संपर्क बने। आपका संपर्क बने तो आप में समझ एक दूसरे के प्रति डेवलप हो, आपकी समझ डेवलप हो तो आप में सहयोग पैदा हो, एक दूसरे का सहयोग करके आप एक दूसरे को सशक्त बनाने का प्रयास करें, और आप सशक्त बने और आपका सशक्तिकरण फिर समाज के सहयोग के लिए हो, फिर सेवा करें। ये नहीं कि सशक्त होके हम केवल उसके लिए फिर अपने को पहले बिंदु पे जाना पड़ेगा, कि सेवा हम कब कर पाएंगे, जब पूज्य तन सिंह जी के जीवन दर्शन को समझ सकेंगे, संघ के विचारधारा को समझ सकेंगे, कि हम देखें तन सिंह जी का जीवन, कि वो श्रेष्ठ वकील थे, अपने समय के श्रेष्ठ राजनेता थे, 2-2 बार सांसद रहे, बाड़मेर के पहले नगर पालिका अध्यक्ष थे, लेखक थे, उनका साहित्य पीछे पड़ा है। आप जब भी फ्री हो लें, बहुत आप लोगों के लिए पैसा कोई मायने रखता नहीं है वैसे, लेकिन बहुत सस्ता है, ठीक है। और पूरा जीवन दर्शन उनका उस साहित्य में है। पीछे हम 30-35 किताबें लेके आए हैं, तो अच्छे लेखक थे, अच्छे कवि थे, अपनी समस्त प्रकार की क्षमताएं होते हुए भी उन्होंने उन क्षमताओं का उपयोग क्या किया। उनका एक कोटेशन है कि मेरी समस्त असाधारणताएं जब तक सामान्य आदमी की साधारणताएं नहीं बन जाएं, तब तक उन असाधारणताओं का उपयोग करना मेरे लिए पाप है, त्याज्य है मेरे लिए। वो कि मेरी जो विशेषज्ञता है हर विषय में, वो मेरे साथ वाले हर व्यक्ति की विशेषज्ञता जो है वो उसमें हर व्यक्ति में आ जाए, जिससे वो मेरी विशेषज्ञता सामान्य हो जाए, हर आदमी वो विशेषज्ञता आ जाए, तब मैं उन विशेषज्ञताओं का उपयोग कर सकता हूं। इसलिए अंतिम वाला बिंदु पहले बिंदु से जुड़ा हुआ है कि हम सशक्त होके, और यदि उस दिशा में जाते हैं, तब क्षत्रिय संघ का जो अंतिम लक्ष्य, जो मानव जीवन की तरफ ले जाने की बात क्षत्रिय संघ करता है, कि हमारी चेतना का विस्तार हो, और चेतना का विस्तार इस स्तर तक हो जाए
कि हमारे में जो चेतन तत्व है वो अवतरित होना प्रारंभ हो जाए। वह कब होगा? जब इस मार्ग से गुजरते गुजरते हम सेवा वाले मार्ग पे आएंगे। इस दृष्टिकोण के साथ ये जो इस तरह की मीट है उसको आयोजित किया गया। अब कल मेरे को कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आगे का क्या रोड मैप है, क्या प्लानिंग है आपकी, तो उसके बारे में मैं कुछ बिंदु बता देता हूं। आप जब भी फ्री हो उस पर चर्चा करें और कल अपन इस पर कैसे उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं उस विषय पे है कि यहाँ आप जो लोग बैठे हैं, विशेष रूप से जो व्यवसायी हैं, क्या आप व्यवसायी जो लोग हैं वो विद्यार्थी जो हैं हमारे समाज के, विद्यार्थी जो अंडर ग्रेजुएट हैं 12वीं से लेके और जो ग्रेजुएशन के दौर में हैं, क्या उनके साथ आपके संवाद का कोई सिस्टम बना सकते हैं? मैं आप लोगों को फिर निवेदन कर दूं कि आप कृपया ये नहीं कहें कि छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन ये करे, आप ये कहें कि हम लोगों ने तय करके ये तय किया है कि हम ये करेंगे। इसलिए छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन प्राय सुझाव नहीं मांगता है, क्योंकि हमारे पास जितना है उतना ही हम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आप जो कर सकते हैं उस विषय पे बात कैसे कर सकते हैं उस पे, तो जैसे हमने एक ऑफिसर्स का कार्यक्रम चलाया कि हर जिले में जाते थे, 50 स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके और उनके साथ ऑफिसर्स को बिठाते थे और वो बताते थे कि हम कैसे ऑफिसर बने, कैसे तैयारी करी। तो ऐसे कैसे, क्या आप बिजनेसमैन इस तरह का कोई पैनल बना के आपस में और इस तरह का कुछ कर सकते हैं कि आप बीकानेर जाएं, 100 विद्यार्थियों को इकट्ठा करें और वहाँ 2 बिजनेसमैन आप में से जाएं और वो बताएं कि मेरी लाइफ स्टोरी क्या है, मैंने कैसे बिजनेस प्रारंभ किया और उसमें क्या क्या संघर्ष आता है और कैसे प्रारंभ किया जा सकता है, तो शायद कोई मोटिवेट होकर बिजनेस की तरफ आए। दूसरा बिंदु है कि ये जो अपन ने आयोजन किया है, बहुत सारे लोगों को इसमें बुलाया जा सकता था, लेकिन था कि कम से कम लोग हों तो संवाद थोड़ा ठीक रहेगा। लेकिन बहुत सारी ऊर्जा ऐसी है जिसमें आप जैसे इस तरह के लोग बहुत सारे बैठे हैं समाज में, तो क्या आप इस तरह का कोई प्लान कर सकते हैं कि संभाग स्तर पर भी इस तरह के कार्यक्रम किए जाएं, कि जोधपुर में इस तरह का कार्यक्रम हो, जयपुर में इस तरह का कार्यक्रम हो, उदयपुर में इस तरह का कार्यक्रम हो, कोटा में इस तरह का कार्यक्रम हो और वहाँ आप लोग बैठें, वहाँ के लेवल की कोई योजना बनाएं। तीसरा बिंदु कि जो व्यवसाय से संबंधित बात कर रहे हैं, इसलिए कि व्यवसायिक नए व्यवसायी जो बन रहे हैं, कि मान लो जैसे बाड़मेर में कोई नया व्यवसायी आ रहा है और उसको जीएसटी में काम है, उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, वो उसको तकलीफ आ रही है, तो जोगेंद्र सिंह जी के लिए कोई मुश्किल नहीं है कि किसी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा दें। वो व्यक्ति इनके पास आ जाए, इस तरह का कोई संवाद, इस तरह का कोई पैनल बने, इस तरह का कोई ब्रिज बने कि उसको काम और वो आए आपके पास कि साहब मेरा ये जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, वहाँ आप फ़ोन कर दो तो हो जाएगा। तो आपके सभी जगह सूत्र है, क्योंकि आप इतना बड़ा बिजनेस रन कर रहे हैं, तो उनको फ़ोन कर दें और वो उनका काम। ऐसे एक उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे काम हो सकते हैं। और इस तरह से हमारे जो नए बिजनेसमैन जो आ रहे हैं, उनके जो संघर्ष आपने झेला है, शायद वो उनको उतना नहीं झेलना पड़े, उनका सरल हो जाए। इस पर क्या हम कोई प्लानिंग कर सकते हैं? इस विषय में बात करें। आप लोग कोई काम कर रहे हैं, जैसे आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं और आपके पास फाइबर का काम आ गया, तो आप तो नहीं कर रहे हैं, आपकी जानकारी में, तो जो आपका संपर्क होगा तो कोई फाइबर करने वाला हमारे आदमी में कोई हो जो फाइबर का काम कर सकता है, उसको कनेक्ट करवा दें। इस तरह का क्या कोई हम रोड मैप बना सकते हैं? और उसके बाद में भाई साहब अकेले पधारे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं, इनका पैर में इनके दर्द है लगी हुई है, उसके बावजूद भी कह प्रतिनिधित्व तो होना चाहिए। तो कल ये चर्चा कर रहे थे कि क्या केवल महिलाओं का, जयपुर में केवल महिला जो बिजनेसमैन है उनका एक, चाहे 20 महिलाएं ही हो, उनका क्या कोई एक कार्यक्रम ऐसा बन सकता है? उसमें यदि क्या सहयोग किया जा सकता है, वो जब भी बैठें चर्चा करें। इन सब विषयों पर बात करनी है, चर्चा करनी है, जब भी फ्री हो तब। इसलिए अब फ्री होने पे जो विषय है वो आपको दे दिया गया है, इसलिए फ्री होने पे ये नहीं करना है कि ट्रंप ने टैरिफ लगाया उससे क्या क्या नुकसान हो रहा है। फ्री हो तो ये बात करनी है कि हम इन सब विषयों को किस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जय संघ शक्ति।